हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका 4th चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो है पढ़ रहे थे। राइट, तो इसमें हमने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके बारे में पढ़ा था एंड आफ्टर दैट हमने जो है देखा था कि यूरोप में किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था एंड आफ्टर दैट कॉलोनीज की हमने यहाँ पे बात की थी कि वहाँ पे जो है किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। एंड आफ्टर दैट जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जो लोकल वीवर्स होते हैं जो हाथ के साथ यहाँ पे काम किया करते थे उनके साथ क्या होता है। जब कॉलोनीज में भी यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप की जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनकी क्या सिचुएशन रहती है, तो ये चीजें हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। एंड टुडे वी विल डिस्कस कि अब जो है क्या जो फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हो चुकी हैं तो क्या जो इंडिया का कपड़ा है उसकी डिमांड कम हो जाती है। राइट, तो ये चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। डेट दी मैनचेस्टर कम्स टू दी इंडिया। मैनचेस्टर जो है ये छोटा सा एक एरिया है, छोटा सा तो नहीं बोल सकती हूँ, ये जो है यहाँ पे इंग्लैंड में ही एक एरिया है। राइट, उनका एक टाउन है, तो उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। मैनचेस्टर कम्स टू दी इंडिया। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें मैनचेस्टर की तो यहाँ पे 1772 में एक हेनरी पेटुलो है, एक जो कि एक कंपनी ऑफिशियल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे एंड उन्हें जो है ऐसा बोलते हुए सुना गया था डैड कि जो इंडिया का टेक्सटाइल है ना उसकी जो डिमांड है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि नो अदर नेशन, कोई भी दूसरा नेशन जो है वो सेम क्वालिटी का जो गुड्स है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इतना फाइन टाइप का जो कपड़ा है वो यहाँ पे बनाया जाता था हमारे इंडिया में, तो ये चीजें जो है वहां से सुनी गई थी। सो येट बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तो जब यहाँ पे 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे हमें जो है अलग सी देखने को मिलती है। डैट कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो होता है ना हमारे भारत से जो कपड़ा बाहर जाता था यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो जो एक्सपोर्ट है ना उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। राइट, एंड 1811 एंड 1812 की बात करें तो जो पीस गुड्स यहाँ पे जाते थे फॉर 33% ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट, वो अब जो है 3% तक यहाँ पे रह जाते हैं। मीन जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं ना वो यहाँ पे 33% थे। मीन जितना भी इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ करता था ना उसका 33% जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड गुड्स हमारे भारत से बाहर जाते थे। बट 1850 से लेके 51 तक की अगर हम बात करें तो ये जो है जस्ट 3% ही रह जाता है। तो ऐसा क्या होता है, व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ था एंड व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस एंड इसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहती हैं, वो चीजें जो है अब हम आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो एक इंडस्ट्रियल नेशन था सबसे पहला, एंड जब वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं तो ऑब्वियसली तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री से जो है बना हुआ माल यहाँ पे ना आए, सो डैट कि हम अपना जो माल है वो बेच सकें। यही चीज उनकी यहाँ पे रहेगी, वो इसी चीज के लिए वरी करेंगे। सो एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन द इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगिन वरिंग अबाउट imports from the other countries। तो हमारे इंडिया से तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ करता था इंग्लैंड में। राइट, हमारे इंडिया से जो है इंग्लैंड की तरफ जो है सामान बेचा जाता था। इसी की वजह से वहाँ के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स के ऊपर लगा दी जाए। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो सारा टेक्सटाइल है वो कहाँ से जाता था, वो इंडिया से ही जाता था वहाँ पे। तो इंडिया के कपड़े के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज जो होती है ना इंग्लैंड में वो यहाँ पे लगा दी जाती, टैक्सेस उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। सो डैट की जो मैनचेस्टर में बनी हुई चीजें हैं इट कुड सेल इन ब्रिटेन एंड उसे जो है ब्रिटेन में बेचा जा सके एंड उसे जो है आउटसाइड से कोई कंपटीशन यहाँ पे ना मिले। एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परस्यूटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन द इंडियन मार्केट्स एज वेल। एंड एट द सेम टाइम ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक और चीज यहाँ पे बोलते हैं कंपनी को कि जो ब्रिटिशर्स जो मैन्युफैक्चरर्स चीजें हैं ना ब्रिटेन में जो बनी हुई चीजें हैं उसे ऑब्वियसली आप जो है इंडियन मार्केट्स में जाके बेच सकते हैं, इसका एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या होता है, यही चीज होती है अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉटन गुड्स होते हैं ना उसका एक्सपोर्ट जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया। एंड अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे जो है कोई भी इंपोर्ट जो है नहीं हो रहा था इंडिया से। बाय 1850 जो कॉटन पीस गुड्स हैं इट
constituted over 31% of the value of Indian imports and by the 1870s this figure was over 50%। तो 1850 तक ये जो बनी हुई चीज़ें थी ना, जो ब्रिटेन से हमारे भारत में आ रही थी, वो जितना भी इम्पोर्ट हमारे भारत में होता था ना, उसका 31% जो बनी हुई चीज़ें थी वो इंग्लैंड से ही आ रही थी। एंड बाय द 1870 जो है फिगर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, 50% जो है ये कॉटन पीस गुड्स जो होते हैं वो बन जाते हैं यहाँ पे। वो हमारे भारत में जो है मीन जो प्रोड्यूस्ड कपड़ा है वो यहाँ पे आ रहा था, हमारे भारत में ऑलरेडी अवेलेबल था बट वहां से बना हुआ कपड़ा जो है वो यहाँ पे लाया जा रहा था एंड इंडिया के कपड़े के ऊपर जो है टैक्सेस लगा दिए जा रहे थे, राइट। सो जिसकी वजह से जो कॉटन वीवर्स थे इंडिया के, उन्हें जो है दो तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है फेस करनी पड़ती हैं एट द सेम टाइम। क्या होता है, ऑब्वियसली जब हमारे भारत में ऑलरेडी कपड़ा अवेलेबल है, इतना फाइन टेक्सटाइल अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, तो जो एक्सपोर्ट मार्केट थी ना इंडिया की वो तो कोलैप्स हो चुकी थी टोटली। यहाँ से कपड़ा जो है ले जाया नहीं जा रहा था इंग्लैंड की तरफ एंड जो लोकल मार्केट थी वो श्रैंक हो जाती है एंड बीइंग ग्लूटेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। एंड जो लोकल मार्केट में यहाँ पे जो है मैनचेस्टर से जो बना हुआ कपड़ा है ना, वो जो है वहाँ पे आप देखने को मिल जाता था पूरी मार्केट में। एंड क्योंकि ये जो मैनचेस्टर के जो इंपोर्ट्स से मैनचेस्टर से बना हुआ जो कपड़ा था ना, वो लोअर कॉस्ट में बन जाता था, मीन वो सस्ता पड़ता था एंड जो है वो थोड़ा सा फाइन टाइप का भी था। द इम्पोर्टेंट कॉटन गुड्स वर सो चीप दैट वीवर कुड नॉट इजीली कम्पीट विद देम। तो इसकी वजह से जो वीवर्स होते हैं ना, वो इनके साथ बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं। And by the 1850s, जो reports from most weaving regions of India narrated the stories of decline and desolation। तो 1850s तक जो है यही चीज़ें हमें यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलती हैं कि जो है एक तरह से हर जगह पे जितने भी वीविंग रीजन्स थे हमारे भारत के, वहाँ पे जो काम था वो डिक्लाइन हो रहा था एंड डिसोलेशन हो रहा था, मीन जो लोग हैं वो उस काम को छोड़ रहे थे। एंड बाय द 1860s यहाँ पे वीवर्स को एक और बड़ी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो है अब रॉ कॉटन ही नहीं मिलता है। रॉ कॉटन जो कि गुड क्वालिटी का था वो उन्हें यहाँ पे नहीं मिल पाता है, राइट। जो अवेलेबल था वो उन्हें हाई प्राइस पे मिलता है अब। सो जब अमेरिकन सिविल वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो जो कॉटन की सप्लाईज है ना फ्रॉम द यूएस वर कट ऑफ। तो यहाँ से जो कॉटन की सप्लाई थी ना यूएसए से टू द ब्रिटेन, वो टोटली कट ऑफ हो जाती है। तो अब जो ब्रिटेन है वो इंडिया की तरफ टर्न कर जाता है। तो जिसकी वजह से जो है रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट जो है फ्रॉम द इंडिया टूवर्ड्स द ब्रिटेन वो यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं ना रॉ कॉटन के, वो ऑब्वियसली जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल वीवर्स थे हमारे इंडिया के, उन्हें तो सप्लाई मिल ही नहीं रही थी रॉ कॉटन की एंड उन्हें जो है हाई प्राइसेस पे ही जो मिल रहा था वो रॉ कॉटन उन्हें खरीदना पड़ता था। एंड इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, राइट। तो अब जो है उन्हें कोई इसमें फायदा नहीं हो रहा था वीवर्स को। देन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वीवर्स एंड जो दूसरे क्राफ्ट पर्सन थे उन्हें एक और प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। पहली तो प्रॉब्लम यहाँ पे रॉ कॉटन की होती है, राइट। दूसरा तो यहाँ पे क्या था, डेट फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन। अब इंडिया में भी जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप हो चुकी थी एंड यहाँ पे जो मार्केट थी वो टोटली फ्लडेड थी विद द मशीन गुड्स। जो मशीन से बनी हुई चीजें हैं उसके साथ जो है मार्केट पूरी भरी हुई थी। सो हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्रीज पॉसिबली सर्वाइव। अब जो वीविंग इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से सर्वाइव करेंगी जब उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो है जो वीविंग इंडस्ट्री है वो अब टोटली डिक्लाइन होने की कगार पे थी, वो खत्म होने की कगार पे थी यहाँ पे, राइट। सो अब अगर हम बात करें फैक्ट्रीज की कि इंडिया में जो फैक्ट्रीज है वो कब सेटअप हुई थी, तो फर्स्ट कॉटन मिल जो है ना वो बॉम्बे में यहाँ पे सेटअप की गई थी 1854 में एंड उसके 2 साल के बाद में जो है इसने प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी 1856 की अगर हम बात करें। एंड बाय द 1862 4 और मिल्स जो हैं वो यहाँ पे चल रही थी, उसमें 94,000 स्पिंडल्स थे एंड 2,150 जो लूम्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड बंगाल में यहाँ पे सेम टाइम पे जो जूट मिल्स होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं एंड जो सबसे पहली जूट मिल थी वो 1855 में सेटअप की गई थी एंड अनदर जो है वो एक तरह से 7 साल के बाद में 1862 में जो है वो सेटअप की गई थी। तो ये जो चीज़ें ना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट कॉटन मिल है जो बॉम्बे में जहाँ पे सबसे पहले सेटअप की गई थी 1854 में एंड आफ्टर डेट यहाँ पे जो मिल्स होती हैं ना बाय द 1862 जो है वो यहाँ पे 4 और मिल सेटअप की गई थी एंड जो जूट मिल है राइट वो बंगाल में सेटअप की गई थी। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहीं से जो क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पुट किए जाते हैं, राइट।
अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एल्गिन मिल जो है वह स्टार्टेड इन द कानपुर इन 1860s एंड अ ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद जो है वो यहाँ पे सेटअप हुई थी कब 1861 में, राइट। एंड बाय द 1874 जो फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल थी मद्रास की, उसने जो है प्रोडक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, राइट। वीविंग मिल जो थी यहाँ पे मद्रास की वो 1874 में सेटअप हुई थी। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज थिंग्स। अब ये जो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही थी, इतनी ज्यादा जो मिल्स हैं वो यहाँ पे सेटअप हो रही थी, तो जो है ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया में अब इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में सोचा। तो पैसा कहाँ से आया था उनके पास, कैपिटल कहाँ से आई थी, एंड हु केम टू वर्क इन द मिल्स, एंड कौन से लोग यहाँ पे जो है मिल में काम कर रहे थे। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि कौन से पर्सन जो है या फिर उनके पास पैसा कहाँ से आया था जिन्होंने ये जो मिल है यहाँ पे स्टार्ट की थी। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे कई सारे लोगों के द्वारा जो है सेटअप की गई थी। एंड जो हिस्ट्री है ना ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू द ट्रेड विद द चाइना। तो इसकी हिस्ट्री कहाँ के साथ किसके साथ जुड़ी हुई है, चाइना के साथ। जब व्यापार हुआ करता था ना हमारे भारत का, तो वहीं से जो व्यापारी थे ना जो चाइना के साथ व्यापार करते थे, वहीं से इन्होंने जो है पैसा कमाया था। एंड वो जब इन्हें पता लगता है इंडस्ट्रीज के बारे में, फैक्ट्रीज जो है वो ये यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं पैसा कमा के। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, जैसे कि आपने पढ़ा भी था लास्ट ईयर की बुक में, 7th क्लास की जो बुक है, द ब्रिटिश इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू द चाइना। तो इंडिया से जो तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ओपियम जो है वो चाइना की तरफ एक तरह से एक्सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड उसके बदले में जो है ये चाइना से टी खरीदते थे, चाय खरीदते थे, जो है वो फिर इंग्लैंड की तरफ लेके जाते थे। तो इसमें जो है इस बिजनेस में जो इंडियंस हैं, राइट, जो एक तरह से जैसे बिचौले हम बोल देते हैं ना, जो मिडिल पर्सन होते हैं या फिर जूनियर प्लेयर्स के तौर पे जो है उन्होंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इन्होंने जो है फाइनेंस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट जो है ये सप्लाईज को भी प्रोक्योर कर रहे थे, शिपिंग कंसाइनमेंट्स का जो काम होता वो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो इसी व्यापार के थ्रू इन्होंने जो है अर्न किया था। एंड सम ऑफ दिस बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो उन्होंने पहले से ही सोचा था कि हम जो है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जो है वो भारत में स्टार्ट करेंगे। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न इनटू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर जो है बंगाल में, उन्होंने जो है एक तरह से चाइना के ट्रेड से बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। एंड देन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ वो आ जाते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो होती 1830s एंड 1840s में जो है वो सेटअप की थी। देन उसके बाद में जो है थोड़ा सा 1840s में क्राइसिस भी आ जाता है, तब जाके जो है इनके एंटरप्राइजेस जो है वो थोड़ी सी श्रैंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अगर बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे पारसिस थे, 335 जमशेदजी टाटा हो गए। एंड इन्होंने जो है काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स जो है वो भारत में सेटअप की हैं। एंड एक तरह से सबसे इन्होंने पैसा वहीं से कमाया था चाइना की तरफ जो एक्सपोर्ट हो रहा था। एंड पार्टली फ्रॉम द रॉ कॉटन का शिपमेंट ये करते थे टू द इंग्लैंड, तो वहां से पैसा कमाया था। देन उन्होंने जो है एक इंडस्ट्रियल एम्पायर जो होती है भारत में वो सेटअप कर दी थी। देन सेठ हुकमचंद हो गए जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। उन्होंने जो है फर्स्ट जूट मिल जो है कैलकाटा में वो यहाँ पे स्टार्ट की थी 1917 में। तो उन्होंने भी जो है चाइना के साथ व्यापार से ही पैसा यहाँ पे कमाया था। ओके, सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला। जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जीडी बिरला, उनके जो पिता हैं या फिर उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। ओके, एंड ये जो पैसा है वो किसी और भी ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू यहाँ पे इन्होंने एक्यूमुलेट किया था। सम मर्चेंट्स फ्रॉम द मद्रास, अगर मद्रास की बात करें तो वर्मा के साथ भी जो है उनका व्यापार हुआ करता था। एंड कुछ और के यहाँ पे मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका के तरफ भी जो है लिंक्स यहाँ पे हुआ करते थे। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी कमर्शियल ग्रुप्स थे, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड। वो जो है इंडिया में ही व्यापार किया करते थे। जैसे कि ये तो सारे वही थे ना जिन्होंने यहाँ पे चाइना के साथ व्यापार किया था, वहां से पैसा कमाया था, या फिर बर्मा के साथ व्यापार किया था, वहां से पैसा कमाया था। एंड देन यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज लगाने की बात हुई तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसे कमर्शियल ग्रुप्स भी थे जो कि एक्सटर्नल ट्रेड में जो है ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, वो जो है इंडिया में ही ऑपरेट करते थे। एंड जैसे कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना,
या फिर बैंकिंग मनी का काम हो गया, या फिर फंड्स को ट्रांसफर करना बिटवीन दी सिटीज एंड ट्रेड्स को, यहाँ पे ट्रेडर्स जो होते हैं उन्हें फाइनेंस करना, ये वो काम किया करते थे। ओके, एंड जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिलती है इंडस्ट्रीज में, तो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो यहाँ पे सेटअप कर ली थी। क्या था यहाँ पे, एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड टाइटन, तो अब जो कॉलोनियल कंट्रोल था यहाँ पे इंडिया के व्यापार के ऊपर, वो और भी टाइटन हो जाता है। मीन इंडिया के व्यापार जो है वो टोटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। तो अब जो इंडियन मर्चेंट्स जो है जिस स्पेस में पहले खुले से काम कर सकते थे, इजीली काम कर सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, वो अब जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है और उनके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद द यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, की जो है वो एक तरह से यूरोप के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं उनका, एंड एक तरह से उन्हें जस्ट जो है रॉ मटेरियल्स एंड जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना वही एक्सपोर्ट करने हैं, या जैसे कि रॉ कॉटन हो गया, ओपियम, व्हीट एंड इंडिगो, जिस चीज़ की ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ज़रूरत थी बस उसी में जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड शिपिंग बिजनेस जो होता है ना उससे भी जो है उन्हें दूर रखा गया था, वो ये भी काम नहीं कर सकते थे। So till the First World War, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी इनफैक्ट कंट्रोल्ड अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रीज ने जितनी भी, वो सभी यहाँ पे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के द्वारा ही कंट्रोल की जा रही थी। So three of the biggest one were the Bud Higglers and the company, Andrew Yule and then Jardine Skinner and the company, and these agencies mobilized the capital, and यहाँ पे जो उन्होंने कंपनीज को सेटअप किया था एंड मैनेज किया था। ओके, तो यहाँ पे जो है इन्हीं का ही कंट्रोल हुआ करता था टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। And in most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and business decisions. तो Indian financiers जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करवाते थे, बाकी जो यूरोपियन एजेंसीज हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट करते थे एंड जितने भी डिसीजंस होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो वही लिया करते थे, राइट। एंड इवन जो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उन्होंने अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया हुआ था जिसमें इंडियन बिजनेसमैन जो होते हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो ये सिचुएशन थी यहाँ पे। धीरे धीरे जो है इंडिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है इनका ब्रिटिशर्स का या फिर यूरोपियंस कंपनी का जो है पूरा कंट्रोल था, राइट। एंड जो इंडिया के व्यापारी हैं वो यहाँ पे जो है ज्यादा एक तरह से व्यापार में जो है हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है ना उसमें ज्यादा वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, जस्ट रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स जो है उसी में जो है वो हिस्सा ले सकते थे। ओके, सो